हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान में खारे पानी की झीलों की चर्चा करेंगे। कई बार एग्जाम में ऐसे सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झीलें है या नहीं है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाने लग गए। तो इसी के संदर्भ में जैसे सारे खारे पानी की झीलें एक ही पंक्ति में कैसे याद करें और फिर हम डिटेल से सांबर झील, पंचपदरा झील और डिडवाना झील को सविस्तार पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान में खारे पानी की झीलों से। जी, एक ही पंक्ति में याद रखिएगा कि कैसे सारे खारे पानी की झीलों को हम याद रख सकते हैं। तो खारे पानी की झीलें, जी राजस्थान में खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं? तो एक लाइन याद रखिए कि लूण का पॉपकॉर्न, याद रखिए लूण का पॉपकॉर्न, लूण का पॉपकॉर्न साफ करे डैडी का बाप। लूण का पॉपकॉर्न साफ करे डैडी का बाप। इस एक पंक्ति में सारी की सारी खारे पानी की झीलें आ चुकी है। कौन सी पंक्ति रहेगी? लूण का पॉपकॉर्न साफ करे डैडी का बाप। याद हुआ? लूण का पॉपकॉर्न साफ करे डैडी का बाप। देखिए, अब सारी खारे पानी की झीलें लेते हैं। लूण से यहां पे कौन सी बारी? जी, लूण से हुआ लूणकरण, लूणकरण झील। और आप अच्छे से जानते हो कि झील बीकानेर में है। लूणकरण झील है बीकानेर। फिर का मतलब यहां पे कावोद से हो गया है। कावोद झील, और कावोद झील यहां पे जैसलमेर में है, जैसलमेर। और पो का मतलब यहां पे पोकरण, और पोकरण भी जैसलमेर। इसके बाद पैसे पंचभद्रा या पंचपदरा, ये बालोतरा बाड़मेर। ठीक है, इसके बाद को आ गया। अब इस को का मतलब यहां पे कोछोर से है। किससे है? कोछोर से। और ये झील सीकर में है, सीकर। और फिर इसके बाद ने से, ने को खाली छोड़िए, ने को खाली छोड़ेंगे। को का यहां पे क्या होगा? कोछोर होगा। अब सा का मतलब यहां पे सांबर झील, और सांबर झील जयपुर। फिर कै, इस कैसे लेना है आपको? कछोर, कछोर। देखो यहां पे है कावोद और यहां पे कोछोर, यहां पे कोछोर है और यहां पे कछोर है। कोछोर है सीकर में और कछोर झील जो है वो जैसलमेर में है, जैसलमेर। और इसी कैसे आपको लेना है कुचामन, कुचामन झील। और ये है नागौर। फिर डे का हो गया डेगाना, और डी का हो गया डिडवाना। डेगाना और डिडवाना झील भी नागौर में है। ये दोनों ही कहां पे हैं? नागौर। इसके बाद का को छोड़िए, और बाप का मतलब यहां पे बाप से ही है, बाप झील, और ये जोधपुर में है। काफी बार पेपर में आया है कि निम्न में से खारे पानी की झीलें है, यानी मीठे पानी की झीलें देता है, उसमें खारे पानी की झील देता है, पूछ लेता है, तो वहां पे प्राय बाप झील के बारे में एग्जामिनर ज्यादातर देता है। तो याद रखिएगा, ये सारी खारे पानी की झीलें आ चुकी हैं। एक और नोट याद लगा के याद रखना कि प्रीतमपुरी जो झील है, प्रीतमपुरी, ये सीकर में ही है, और ये भी खारे पानी की झील है। कौन सी? प्रीतमपुरी झील। प्रीतमपुरी झील ये भी कहां पे है? सीकर में है। तो याद रखिएगा, लूण का पॉपकॉर्न साफ करे डैडी का बाप।
लू से लूणकरण, का से कावोद, पो से पोकर्ण, पै से पंचभद्रा, को से कोछोर, साबत से सांबर हो गया, कैसे कछोर और कैसे कुचामन, डे से डेगाना, डी से डिडवाना और बाप से बाप। यानी खारे पानी की झीलें एक ही पंक्ति में आपको याद हो चुकी हैं। इसके बाद हम सविस्तार डिटेल से कौन कौन सी झीलें पढ़ेंगे, यानी एक तो सांबर झील पढ़ेंगे, एक पंचपदरा झील पढ़ेंगे और एक विस्तार से पढ़ेंगे हम डिडवाना झील। यानी 3 झीलों को हम सविस्तार पढ़ेंगे। यहां पे विस्तार से कोई ना कोई क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। बाकी झीलों के संदर्भ में आपको सिर्फ नाम, वो झील कहां पर है और उस झील का नाम क्या है, ये इस पंक्ति के लिए, ये पंक्ति आपके लिए काफी है कि लूण का पोप कौन साफ करे डैडी का बाप। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन सांबर झील से। किससे? सांबर झील से। सांबर झील पढ़ेंगे। सांबर झील की स्थिति कहां पे है? जयपुर में है। फिर बात ये पढ़ेंगे इसका निर्माण किसने करवाया, इसका उल्लेख कहां मिलता है, यानी इसकी पुष्टि कहां होती है कि इसका निर्माण वासुदेव ने करवाया है। इस सांबर झील को पढ़ेंगे। सांबर झील की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है और इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है, ये चर्चा हम सांबर झील से पढ़ेंगे। अब देखें सांबर झील जी, सांबर झील, सबसे पहली बात आती है कि इस झील की स्थिति कहां है, कहां पर स्थित है। तो आपको स्थिति बतानी इसकी जयपुर में है। फिर सांबर झील की सीमा किन किन जिलों से लगती है, तो दोस्तों यहां पे सीमा की बात आए तो याद रखना सीमा एक तो जयपुर तो है ही है, नागौर और अजमेर, मूलतः नागौर अजमेर की इससे सीमा लगती है और इसकी मुख्य जो स्थिति है वो सांबर जयपुर में है। ओके, याद रहेगी। इसके बाद बात आती है इसका निर्माण किसने करवाया है जी, निर्माण, इसका निर्माण किसने करवाया, तो ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया। किसने? वासुदेव ने। और वासुदेव के बाद इसकी जो पुष्टि मिलती है कि भाई जो सांबर झील का जो निर्माण करवाया है इसकी पुष्टि किस अभिलेख से मिलती है, तो याद रखिएगा ये उल्लेख मिलता है बिजोलिया अभिलेख में। बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने ही करवाया है। ओके, याद रहेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट बात आती है सांबर झील की ऊंचाई क्या है। सांबर झील की ऊंचाई जी, ऊंचाई इसकी 367 मीटर। कितनी है? 367 मीटर है ऊंचाई। कितनी? 367 मीटर। इसके बाद इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है 570.2 वर्ग किलोमीटर। ओके, इसके बाद बात आती है इसकी लंबाई की। इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 3 से 12 किलोमीटर के बीच। ओके, अब बात करते हैं इसका विस्तार। देखिएगा इसका विस्तार, अगर अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है इसका, यानी इसका देशांतरीय जो विस्तार है वो 74 से 75 पूर्वी देशांतर और अक्षांशीय विस्तार जो है इसका 27 से 29 उत्तरी अक्षांश। ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो आपको सांबर झील के बारे में सबसे पहले सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसकी स्थिति कहां है? जयपुर है। सीमा किससे? नागौर। जयपुर से। निर्माण किसने करवाया? वासुदेव ने। पुष्टि किससे कहां होती है? बिजोलिया अभिलेख से। ऊंचाई कितनी है? 367 मीटर। क्षेत्रफल 570.2 वर्ग किलोमीटर। लंबाई 32 किलोमीटर। चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर और विस्तार जो है अक्षांशीय और देशांतरीय। देशांतरीय विस्तार 74 से 75 पूर्वी देशांतर और इसका उत्तरी अक्षांशीय जो विस्तार है वो 27 से 29 उत्तरी अक्षांश के बीच से स्थित है। ओके, अब बात करते हैं सांबर झील से अन्य विशेष और क्या क्या है। देखिएगा, कहा जाता है कि सांबर झील में मुगल काल से ही नमक उत्पादन होने लग गया था। एक बात तो है कि इसमें नमक का उत्पादन किस काल से हुआ? नमक
उत्पादन। याद रखिए, नमक उत्पादन इसमें मुगल काल से ही शुरू हो गया था, मुगल काल से। ओके, याद रहेगा, किससे? मुगल काल से ही यहां पे नमक बनने शुरू हो गया था। इसके बाद संबर झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो केंद्र सरकार के अधीन झील है, यानी खारे पानी की केंद्र सरकार के अधीन झील कौन सी है? संबर झील। तो यह बात लिख देता हूं, खारे पानी की केंद्र सरकार के अधीन एकमात्र झील, तो आपकी कौन सी होगी? संबर झील। अब बात करते देखें, इसी संबर झील से जो नमक उत्पादन होता है वो प्रतिदिन कितना होता है? भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना है? पेपर में काफी बार पूछा गया, 8.7%। और राजस्थान में जो कुल नमक उत्पादन होता है उसका कितना प्रतिशत है? तो 92%, 92%, 92%। याद रखिएगा। तो देखिए, भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% संबर झील से प्राप्त होता है। याद रखिए इस बात को। ओके, नेक्स्ट बात, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का 92% हिस्सा संबर झील से उत्पादित होता है। यह बात भी आपको याद रखनी है। और प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन यहां पर 50 टन, याद रखिए, 50 टन नमक उत्पादन होता है। प्रतिदिन 50 टन नमक उत्पादन यहां होता है। दोस्तों, इसी संबर झील के ऊपर अंग्रेजों ने, याद रखिए, अंग्रेजों ने 1870 ईस्वी को इस पर एक म्यूजियम साल्ट बनवाया, म्यूजियम साल्ट बनवाया। यानी किसने? अंग्रेजों ने। ये किसने बनवाया है? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने 1870 ईस्वी को संबर झील पर म्यूजियम साल्ट बनवाया। ओके, याद रहेगा। पर राजस्थान सरकार ने 1990 ईस्वी को इसी म्यूजियम साल्ट को पर्यटन हेतु रामसर साइट घोषित कर दिया। 1990 ईस्वी को राज्य सरकार ने इसे पर्यटन हेतु रामसर साइट घोषित कर दिया। यह बात आपको याद रखनी है। यह 1870 वाली बात है कि 1870 में जो म्यूजियम साल्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, राज्य सरकार राजस्थान ने इसको पर्यटन हेतु या पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इसको रामसर साइट घोषित कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है इसी संबर झील से कि 1964 के अंदर केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की यहां पे स्थापना की। कब है? 1964। तो यह बात भी आपको याद रखनी है कि 1964 ईस्वी को केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड यानी HSL की स्थापना की। किस झील पर? संबरे झील पर। ओके, नेक्स्ट विशेष और बहुत सी बातें हैं कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील संबरे झील। और अगर हम बात एशिया के संदर्भ में करें तो एशिया में नमक उत्पादन की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है ये। यानी नमक उत्पादन के मामले में एशिया में सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? संबरे झील। अगर एशिया के संदर्भ में भी इसका प्रश्न बनता है कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये बात तो ठीक है, भारत की चिल्का है, याद रखिए, उड़ीसा वाली। और राजस्थान के अगर पूछे तो संबरे झील है।
इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूं कि एशिया में नमक उत्पादन की दृष्टि से संबर झील अंतःस्थलीय नमक उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है कौन सी? संबरे झील। और इसी संबर झील पर एक रेल नीर योजना चलाई जाती है और इसी संबर झील के ऊपर से जयपुर जोधपुर रेल मार्ग भी गुजरता है। जयपुर जोधपुर रेल मार्ग। तो अब देखिए अन्य में क्या बातें हुई कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आपको जवाब देना है क्या? संबरे झील। अगर भारत की पूछे, किसकी पूछे? अगर भारत की पूछे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, तो उड़ीसा के अंदर झील है, उसका नाम चिल्का झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है, भारत के संदर्भ में पूछे तो। अब बात हुई थी ये एशिया की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक उत्पादन, एशिया की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी होगी? संबरे झील होगी। ओके, अब मैंने कहा था कि इसके ऊपर एक तो चलाई जाती है रेल नीर योजना, रेल नीर योजना, और एक हमने बताया कि इसमें एक तो जयपुर और जोधपुर रेल मार्ग भी इसी के ऊपर से गुजरता है। जयपुर जोधपुर रेल मार्ग भी इसी संबर झील के ऊपर से गुजरता है। और संबर झील के ऊपर ही संबर माता, जिसको कहते हैं शाकंभरी माता, शाकंभरी माता का मंदिर है। ओके, संबर माता या शाकंभरी माता का मंदिर है। और इसी शाकंभरी माता या संबर माता को कहा जाता है देवयानी तीर्थ। देवयानी तीर्थ कई बार पेपर में पूछा जाता है देवयानी तीर्थ कहां है, तो संबर जयपुर में ही है। और देवयानी तीर्थ को तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों की नानी क्या कहेंगे? तीर्थों की नानी कहेंगे। ये बात भी आपको याद रहेगी, पहले भी काफी बार चौहान वंश में भी मैं सविस्तार आपको बता चुका हूं। इसके बाद अगर हम संबर झील से अन्य बात करें तो संबर झील में एक तो खारी, रूपनगढ़ और मंथा नदी, यानी इसमें जो जल उड़ेलती है एक तो रूपनगढ़ नदी, मंथा नदी, मंथा नदी, और वर्तमान में इसमें खारी नदी भी पानी उड़ेलती है। ओके, कौन सी? खारी नदी। एक बात अगर ऐतिहासिक बात कर लें तो इसी संबर झील के किनारे 1562 ईस्वी को अकबर और जोधा का विवाह भी हुआ था। 1562 ईस्वी को अकबर जोधा का विवाह कहां हुआ था? संबरे झील के किनारे ही हुआ था। नेक्स्ट बात अगर आपसे पूछेगा तो वो विशेष ये है कि गुजरात का जो राज्य पक्षी राजहंस है वो सबसे ज्यादा संबर झील के किनारे ही पाए जाते हैं। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस सर्वाधिक कहां है? संबर झील की स्थिति संबर झील पर ही पाए जाते हैं। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो इसमें जो नमक उत्पादन की कौन सी, यानी इसमें नमक उत्पादन किया जाता है तो कौन सी विधि से किया जाता है? तो नमक उत्पादन की विधि जो है, नमक उत्पादन की विधि याद रखिएगा, नमक उत्पादन की विधि जो है वो रेस्ता विधि है। रेस्ता विधि कौन सी? रेस्ता विधि, या इसको कहेंगे क्यारी विधि। रेस्ता विधि या क्यारी विधि से ही नमक उत्पादन किया जाता है। यह था सांबर झील के संदर्भ में। अब जो चर्चा करते हैं हम पंचभद्रा झील के संदर्भ में। अब देखिए नेक्स्ट पंचभद्रा झील। पंचभद्रा या पंचभद्रा झील, सबसे पहली बात तो इसकी स्थिति कहां, पंचभद्रा या पंचभद्रा झील कहां है? तो याद रखिए बालोतरा बाड़मेर,
बालोतरा बाड़मेर में है जी, बालोतरा बाड़मेर। और इस झील का निर्माण एक पंचा नामक भील ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया है? पंचा नामक भील ने करवाया। ओके, पंचा नामक भील ने इसका निर्माण करवाया। अब यहां से क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं वो सुनिए। सबसे पहले, सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक जो प्राप्त होता है या खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो नमक उत्पादन होता है वो पंचपदरा से प्राप्त होता है। तो एक तो ये बात है, खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन, क्योंकि इसके नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है। यानी इसमें जो इससे जो सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो नमक माना जाता है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा किसमें कितने है? 98%। 98% इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा है, इसीलिए इसे खाने योग्य या सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक माना जाता है। याद रहेगा। नेक्स्ट बात दोस्तों, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और काफी बार पेपर में आया है कि एकमात्र भूगर्भीय जल स्रोत जहां से नमक उत्पादन किया जाता है वो कौन सा है? पंचपदरा झील से ही है, पंचपदरा झील। तो ये क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र भूगर्भीय एकमात्र भूगर्भिक जल स्रोत जिससे नमक उत्पादन होता है और वो है पंचपदरा बालोतरा बाड़मेर ही, क्योंकि यहां पर स्थानीय भाषा में कुएं खोदे जाते हैं, कुओं का पानी खा रहा है और उन पानी को निकाल करके क्यारियों में डाल दिया जाता है और वहां पे उसमें एक खारवाल जाति के लोग मोरली नामक झाड़ी उसमें डाल देते हैं और उस झाड़ी के ऊपर वो नमक जम जाता है। तो एक तो यहां पे जो नमक उत्पादन के जो कुओं से जो नमक उत्पादन किया जाता है, कुओं से नमक उत्पादन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ये पर्सन पेपर में पूछ जा सकता है कि बालोतरा बाड़मेर में कुओं से नमक उत्पादन को स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे? तो याद रखिए, कोसिया कहते हैं। क्या कहेंगे? कोसिया। ओके, कोसिया में ये से भी आ सकता है, ये से भी आ सकता है, कोसिया या कोसिया कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बात, यहां पर खारवाल जाति के लोग मोरली नामक झाड़ी की टहनी से नमक प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा, खारवाल जाति के लोग मोरली नामक झाड़ी की टहनी से नमक प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? नमक प्राप्त करते हैं। याद रहेगा। नेक्स्ट बात, यहां पे खारवाल जाति वाली पूछ सकता है, मोरली नामक झाड़ी पूछ सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम राज्य सरकार के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान सरकार ने 1960 ईस्वी को राजस्थान स्टेट वर्क लिमिटेड की यहां पे स्थापना की थी। यानी 1960 ईस्वी को राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट वर्क लिमिटेड की स्थापना की है 1960 ईस्वी को। इतने ही बातें आपको पंचपदरा बालोतरा बाड़मेर वाली झील से याद रखना। निर्माण पंचा नामक भील, खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक है जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। एकमात्र भूगर्भिक जल स्रोत जिससे नमक उत्पादन होता है। कुओं से जो नमक उत्पादन करने को स्थानीय भाषा में कोसिया कहते हैं। और खारवाल जाति के लोग यहाँ पे मोरली नामक झाड़ी की टहनी से नमक प्राप्त करते हैं। 1960 ईस्वी को राज्य सरकार ने यहाँ पे राजस्थान स्टेट वर्क लिमिटेड की स्थापना की है। अब दोस्तों लास्ट हम चर्चा करते हैं डिडवाना झील से। अब देखें डिडवाना झील, तो डिडवाना कहां पड़ता है जी? नागौर में पड़ता है। कहां? नागौर। अब यहां से
पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है? राजस्थान की एकमात्र झील जिसे औद्योगिक नमक प्राप्त होता है, कौन सा? औद्योगिक नमक। इस झील से औद्योगिक नमक प्राप्त होता है और इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट, इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है और सोडियम सल्फेट खाने योग्य नहीं होता, तो इस झील का नमक खाने योग्य नमक नहीं है, खाने योग्य नमक नहीं है। एक बात ये याद रखना कि इस झील से जो नमक प्राप्त होता है उसको खाने के लिए काम में नहीं लाया जाता, क्योंकि उसके नमक में क्या है? सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, ओके, यानी सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट को औद्योगिक क्षेत्र में काम में लाया जाता, कागज और चमड़ा उद्योग में। अगर हम बात करें तो इस नमक का जो प्रयोग होता है, नमक का प्रयोग कहां कहां होता है? एक तो कागज उद्योग में और एक चमड़ा उद्योग में। चमड़ा उद्योग यानी कागज और चमड़ा उद्योग में इस नमक का प्रयोग किया जाता है। और राजस्थान सरकार ये जो नमक है जापान देश को निर्यात भी करता है, जापान को निर्यात, यानी अपना राजस्थान जापान को ये नमक निर्यात भी करता है, याद रहेगा। नेक्स्ट बात देखिएगा, 1960 ईस्वी में राज्य सरकार ने यहां पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क लिमिटेड की स्थापना की, जो राजस्थान का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। किसका? उर्वरक कारखाना यानी खाद का कारखाना है। 1960 ईस्वी में राज्य सरकार ने यहां राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क लिमिटेड की स्थापना की। और ये राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क लिमिटेड जो है ये राज्य का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है, राज्य का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना। ओके, राज्य का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। दोस्तों, इस डिडवाना झील से जो नमक प्राप्त करने की जो विधि है, नमक प्राप्त करने की विधि, यानी इस झील से जो नमक प्राप्त करने की जो विधि है वो है ब्राइन विधि। कौन सी विधि? ब्राइन विधि। अब ब्राइन विधि क्या है? ब्राइन विधि के अंदर क्यारियां बनाई जाती हैं और क्यारियां बना करके उसके अंदर, क्यारियों के अंदर ही नमक अपने आप ही उसमें जम जाता है और पानी सोख लिया जाता है। तो ब्राइन विधि से यानी क्यारियों या क्यारियां बनाकर नमक प्राप्त किया जाता है, नमक प्राप्त किया जाता है। और क्यारियां बनाकर नमक प्राप्त करने को स्थानीय भाषा में यहाँ पे देवल या देबल कहा जाता है। यानी ये जो नमक के यानी क्यारियों बना करके जो नमक प्राप्त करने की जो विधि है, इसको स्थानीय भाषा में देवल या फिर देब्बल कहा जाता है, देवल या देब्बल कहा जाता है। दोस्तों, ये थी अपनी खारे पानी की कुछ झीलें जिसमें हमने 3 को सविस्तार पढ़ा और बाकी आपके लिए नाम ही काफी है कि कौन सी झील कहां पर है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।